हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अटेम्प्ट एक प्रयास। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को। यह हमारे क्वेश्चन आंसर का एक सीरीज चल रहा है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पार्ट 2 है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पार्ट 1 डिस्कस किया था। पार्ट 1 में हमने बीपीएससी में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण को देखा था। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से देख सकते हैं। यह जो क्वेश्चन आंसर का जो सीरीज है वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से चलता रहेगा। तो इस क्वेश्चन आंसर के सीरीज में हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो बीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए हों और जो पूछने वाले हों। यह जो हमारा क्वेश्चन आंसर का सीरीज है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इस वीडियो से आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही मदद मिलेगा। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वह यह है कि त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। मतलब कि त्रिपिटक जो ग्रंथ है वो किस धर्म से संबंधित है। तो हमारे ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से संबंधित, ऑप्शन बी जैन धर्म से संबंधित, ऑप्शन सी हिंदू धर्म से संबंधित, ऑप्शन डी ईसाई धर्म से संबंधित या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि नॉन ऑफ दी अबव। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन ए होगा, बौद्ध धर्म। यानी कि त्रिपिटक ग्रंथ जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो हमें यह याद रखना है कि त्रिपिटक ग्रंथ जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो हमें यह याद रखना है कि त्रिपिटक ग्रंथ जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया और इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। यानी कि जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक मतलब यह हुआ कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक में 3 भाग आ गए। पहला कौन सा हो गया? पहला जो हुआ विनय पिटक, विनय पिटक। दूसरा हो गया सुत्त पिटक और तीसरा हो गया अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। यानी कि हमें यहाँ पर यह बात याद रखना है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, उसी को त्रिपिटक कहते हैं। यानी कि विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ये जो 3 पिटक हुए इन सभी को मिलाकर के क्या बोल दिया गया? त्रिपिटक। हमें ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक से प्राप्त होता है। यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में हमें जो भी विशद ज्ञान प्राप्त होता है वो कहां से प्राप्त होता है? वो त्रिपिटक से ही प्राप्त होता है। और त्रिपिटक में आते हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। और हमें यह भी ध्यान रखना है कि तीनों पिटकों की भाषा जो है वो पाली भाषा है। यानी कि जितने भी आप यहाँ पर पिटक देख रहे हैं उनकी भाषा क्या है? पाली। यानी कि सभी पाली भाषा में है। तो यह भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जो ग्रंथ है, यानी कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो ग्रंथ त्रिपिटक है उसकी भाषा क्या है? तो उसकी भाषा है पाली। यानी कि विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, तीनों पिटकों की भाषा जो है वो पाली भाषा है। सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। मतलब यह हुआ कि सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के वचन के बारे में बताया गया है। यानी कि कह सकते हैं कि सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। किसमें? सुत्त पिटक में। विनय पिटक में क्या है? विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। तो मतलब यह हुआ कि विनय पिटक में संघ संबंधित नियम तथा आचार की शिक्षा के बारे में बताया गया। शॉर्ट फॉर्म में हम कहें तो इसका मतलब यह हुआ कि विनय पिटक में संघ संबंधित नियम तथा आचार की शिक्षाओं के बारे में बताया गया है विनय पिटक में। अभिधम्म पिटक में सुत्त पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के रूप में आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत के बारे में बताया गया। शॉर्ट फॉर्म में अगर कहें तो अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत के बारे में बताया गया। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक।
और इन्हीं 3 पिटकों को क्या बोलते हैं? त्रिपिटक। तो इस तरह से जो हमारा पहला सवाल था, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यह था हमारा पहला सवाल। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो यह है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? मतलब कि हु वाज द फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्रा? तो इस सवाल के जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है। ऑप्शन ए है शिशुनाग, ऑप्शन बी है बिंबिसार, ऑप्शन सी है अजातशत्रु, ऑप्शन डी है उदयन और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि नॉन ऑफ दी एबव। तो इस सवाल का जो जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, उदयन। मतलब कि उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया था। मतलब कि पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर किया था। मतलब कि अजातशत्रु का जो उत्तराधिकारी था, उदयन, इन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। मतलब कि पाटलिपुत्र के फाउंडर कौन हुए? उदयन। तो हमें यह बात ध्यान रखना है कि पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर किया था और इसने मगध साम्राज्य की राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। तो यानी कि मगध साम्राज्य का जो राजधानी था वो राजगीर था, लेकिन उदयन ने मगध की राजधानी को राजगीर से हटा करके कहां कर दिया गया? पाटलिपुत्र। तो हमें यह बात ध्यान रखना है कि पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर किया था। पाटलिपुत्र का स्थापना कहां पे हुआ था? गंगा और सोन नदी के संगम पर। गंगा और सोन नदी के संगम पर किया गया था पाटलिपुत्र की स्थापना। और यह जो पाटलिपुत्र नगर है, यह शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही थी। मतलब कि उदयन ने तो मगध की राजधानी को राजगीर से हटा करके पाटलिपुत्र कर दिया, लेकिन उसके बाद यह जो नगर है वो शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही। उदयन के शासन काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना और फिर पाटलिपुत्र को राजधानी बनाना मगध का। तो हमें यहाँ से 2 बातें याद रखना है कि इससे पहले मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगीर। और फिर उसके बाद कहाँ चला गया? पाटलिपुत्र। किसने पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया? तो उदयन ने। तो हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि उदयन ने पाटलिपुत्र नगर बसाया। कहाँ बसाया? गंगा और सोन नदी के संगम पर। नगर बसाने के बाद उसने मगध की राजधानी को राजगीर से हटा करके कहाँ कर दिया गया? पाटलिपुत्र कर दिया। तो इस सवाल का जो जवाब होगा वो उदयन होगा। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो यह है कि इंडिका के लेखक कौन थे? यानी कि हु वाज द ऑथर ऑफ इंडिका? इंडिका जो किताब है इसके लेखक कौन है? तो हमारे ऑप्शन है इस प्रकार: ए प्लूटार्क, बी जस्टिन, सी मेगास्थनीज, डी हेरोडोटस और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि नॉन ऑफ द एबव। तो इस सवाल का जो जवाब होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज। यानी कि इंडिका के लेखक कौन हुए? मेगास्थनीज। तो हमें यह बात याद रखना है कि इंडिका पुस्तक के जो लेखक हुए वो कौन हुए? मेगास्थनीज। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न जो है हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमें यह ध्यान रखना है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मेगास्थनीज की पुस्तक जो है इंडिका, इसमें पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का। पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार, यानी कि इंडिका जो पुस्तक है उसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन जो है वो 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। यानी कि इंडिका पुस्तक जो है इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों के द्वारा होता था। 30 सदस्यों।
30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसमें टोटल 6 समितियां होती थी। किसमें होती थी? 6 समितियां। 6 समितियां। इसकी कुल कितनी समितियां थी? 6। और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य थे? 5 इंटू 6 इक्वल टू 30, यानी कि टोटल 30 सदस्य। तो हमें यह बात ध्यान रखना है कि मेगास्थनीज की जो पुस्तक इंडिका है, इसमें पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। मेगास्थनीज का जो पुस्तक इंडिका है, इसके द्वारा पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन जो है वो 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था और इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समितियों में 5 सदस्य होते थे। ये जो समितियां है उसका क्या, समितियों का कार्य होता था बिक्री कर वसूल करना, यानी कि जो सामान बिकता था उसका के ऊपर जो कर लगता था उस कर को वसूल करना। मेगास्थनीज का जो पुस्तक था इंडिका, इसमें पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया गया था। पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का वर्णन किसमें मिलता है? हमें इंडिका। और इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। और इसमें 30 सदस्यों का अलग अलग समितियां होता था। टोटल 6 समितियां थी, जिसमें से हर समिति में लगभग 5 मेंबर होते थे। तो उस तरह से टोटल 30 सदस्य हो गए और इन समितियों का कार्य होता था बिक्री कर वसूल करना। तो इस सवाल का जो जवाब होगा मेगास्थनीज, यानी कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हुए? मेगास्थनीज। तो यह था हमारा तीसरा प्रश्न। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो चौथा प्रश्न है वो यह है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो इस सवाल का जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है। ऑप्शन ए फाहियान, ऑप्शन बी हेनसांग, ऑप्शन सी इत्सिंग, ऑप्शन डी तारानाथ, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ द एबव। तो इस सवाल का जो जवाब होगा वो होगा हेनसांग, यानी कि हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग ने भारत की यात्रा की थी। तो हमें यह बात ध्यान रखना है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हेनसांग ने। हेनसांग, यानी कि हेनसांग जो है इन्होंने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री हेनसांग के भारत आगमन की है, यानी कि हर्षवर्धन के शासनकाल का जो महत्वपूर्ण घटना है वो यह है कि हेनसांग का भारत यात्रा। हेनसांग जो है इसकी उकट अभिलाषा यह था कि महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने का था। मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं कि हेनसांग का जो भारत यात्रा था वो बौद्ध ग्रंथों के बारे में जानने का था। बौद्ध से जुड़े जितने भी स्थान हैं उनको देखना, बौद्ध धर्म से जुड़े जितने भी पवित्र बौद्ध ग्रंथ थे उन सभी का अध्ययन करना। 629 ईस्वी में प्रस्थान किया था। कहां से? तांग शासकों की राजधानी चंगन। तांग शासक की राजधानी कहां थी? चंगन। हेनसांग जो है तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया था। हेनसांग जो है भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सीयू की कहा गया है। तो यह बात हमें ध्यान रखना है, सी यू की। तो हमें यह बात ध्यान रखना है कि सीयू क्या है। तो हेनसांग जो है अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा और उसे क्या कहा जाता है? सीयू की। तो हमें यह ध्यान रखना है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग ने भारत की यात्रा की थी और हेनसांग ने जो भारत यात्रा किया उसके ऊपर एक ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ को कहा जाता है सीयू की। तो इस सवाल का जो सही जवाब हुआ हेनसांग। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हेनसांग ने। तो हमारा 5वां प्रश्न यह कहता है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से भी आपको आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो प्रश्न यह है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इस सवाल का जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है। ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी कश्मीर, ऑप्शन डी राजगीर, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ द एबव। तो इस सवाल का जो सही जवाब हुआ वह यह हुआ कश्मीर।
कश्मीर। यानी कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा कश्मीर में आयोजित की गई थी। तो हमें यह ध्यान रखना है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुआ था? कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। हम लोग सभी बौद्ध समितियों को देख लेते हैं एक बार कि कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रथम बौद्ध समितियां जो है वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था, राजगीर में हुआ था। और इस टाइम पर किसका शासनकाल था? अजातशत्रु का शासनकाल था, अजातशत्रु। तो हमें यह बात ध्यान रखना है कि प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था 483 ईसा पूर्व में राजगीर में। और इस टाइम पर किसका शासनकाल था? अजातशत्रु का शासनकाल था। यानी कि हम कह सकते हैं कि अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीतियां आयोजित किया गया राजगीर में 483 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है यह आयोजित किया गया था 383 ईसा पूर्व में वैशाली में। और इस टाइम पर किसका शासनकाल था? कालाशोक का शासनकाल था, कालाशोक। या फिर हम कह सकते हैं कि कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में आयोजित किया गया था द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में। तृतीय बौद्ध संगीति जो है वह आयोजित किया गया था पाटलिपुत्र में। कब हुआ था? 251 ईसा पूर्व में। कहीं कहीं पे आपको 250 ईसा पूर्व भी देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर 251 ईसा पूर्व है। तो तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, 251 ईसा पूर्व में हुआ था। यह हुआ था अशोक के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में। तो हमें यह बात ध्यान रखना है कि अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में। चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो आयोजन स्थान है वह हुआ कुंडलवन कश्मीर में। और यह हुआ था कब? प्रथम शताब्दी 98 ईस्वी में हुआ था, 98 ईस्वी। तो हमें यह ध्यान रखना है कि कब हुआ था? 98 ईस्वी में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? यह हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क। तो हमें यह ध्यान रखना है कि कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कश्मीर के कुंडलवन में। और यह हुआ था 98 ईस्वी में। 98 ईस्वी को ही प्रथम शताब्दी बोल देते हैं। तो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ 483 ईसा पूर्व में राजगीर में। कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ वैशाली में 383 ईसा पूर्व को। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ पाटलिपुत्र में और 251 ईसा पूर्व में। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ कश्मीर के कुंडलवन में और 98 ईस्वी में। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीति सभा कुषाण शासक कनिष्क के राजकाल में कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित किया गया। हमारा जो छठा प्रश्न वो यह कहता है कि अष्टप्रधान की स्थापना किसने की? यानी कि हु एस्टेब्लिश अष्टप्रधान, यानी कि अष्टप्रधान की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो इस सवाल का जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी शिवाजी, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज। अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी शिवाजी ने, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी। तो हमें यह ध्यान रखना है कि शिवाजी के राज के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर, यानी कि सेंटर लेवल पर, जैसे कि हमारे प्यारे देश भारत में होता है राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर, उसी तरह शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी। और इस अष्टप्रधान के अंदर आते थे 8 मंत्री, यानी कि ये जो अष्टप्रधान है इसके अंदर कितने मंत्री होते थे? 8 मंत्री। यह भी हमें ध्यान रखना है कि शिवाजी ने जो अष्टप्रधान बनाया था उसके अंदर टोटल 8 मंत्री आते थे। और इनमें से कौन कौन से होते थे? इनमें से होते थे पहला पेशवा, दूसरा अमात्य, तीसरा मंत्री,
चौथा सचिव, पांचवा सुमंत, छठा सेनापति, सातवां पंडित राव, आठवां न्यायाधीश। तो हमें यह ध्यान रखना है कि अष्टप्रधान की स्थापना किसने किया? शिवाजी ने। और अष्टप्रधान में टोटल 8 मंत्री आते थे। और 8 कौन कौन से थे? पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव, न्यायाधीश। तो जैसा कि हम लोगों ने इस प्रश्न में देखा कि अष्टप्रधान की स्थापना शिवाजी ने किया था। और अष्टप्रधान मतलब कि 8 मंत्रियों का समूह। और 8 मंत्री कौन कौन से हैं वो हम लोगों ने देखा। तो इस सवाल का जो सही जवाब हुआ वह हुआ शिवाजी। शिवाजी ने अष्टप्रधान की स्थापना की थी। कभी कभी हमसे एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि इन मंत्री का क्या काम होता था, बेसिकली किनसे रिलेटेड है। तो हमें यह ध्यान रखना है, पेशवा मतलब प्रधानमंत्री। अमात्य का मतलब हो गया वित्त मंत्री, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर। पंडित राव का मतलब हो गया उच्च पुरोहित। पंडित राव मतलब उच्च पुरोहित। और न्यायाधीश मतलब हुआ कि मुख्य न्यायकर्ता। सुमंत का मतलब हम लोगों ने जान लिया, विदेश मंत्री यानी कि फॉरेन मिनिस्टर। सेनापति का मतलब हो गया कमांडर इन चीफ, जैसा कि हम लोग जानते हैं। हमें यह ध्यान रखना है कि शिवाजी के अष्टप्रधान में ये 8 सलाहकार परिषद जो है उनके नाम है। मतलब कि शिवाजी के मंत्रिमंडल यानी कि अष्टप्रधान में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। पेशवा साम्राज्य के सामान्य प्रशासन के लिए जिम्मेदार था। कमेंट बॉक्स में आप लोग अष्टप्रधान से जुड़े जितने भी डिटेल्स है वो लोग आप लोग शेयर कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को प्रैक्टिस भी हो जाएगा और ये आपको हमेशा के लिए याद भी रह जाएगा। तो दोस्तों यह था हमारा पार्ट 2 यानी कि बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर का यह पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल हो या फिर आपका कोई सुझाव हो तो आप लोग अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है तो जरूर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।